दोस्तों अब हम एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 4 समझते हैं। आप एनसीईआरटी बुक से टॉपिक को मिलाते चले, ठीक है ना। एक भी टॉपिक में स्किप नहीं करने जा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक नंबर 4 दिया गया है वो है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। ठीक है, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन इतिहासकार कैसे करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि पुराने समय में भी जाहिर सी बात है कि सामाजिक विभिन्नताएं रही होगी, है ना। समाज में अंतर रहा होगा, अमीर कुछ लोग रहे होंगे, कुछ गरीब लोग रहे होंगे। तो इस बात का पता इतिहासकार कैसे लगाएंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ लोग अमीर रहे होंगे, कुछ लोग गरीब रहे होंगे। तो इसके लिए इतिहासकार क्या करते हैं, दो विधि का इस्तेमाल करते हैं, दो ऐसे तरीके जिसके माध्यम से इतिहासकारों ने पता लगा लिया कि भाई हड़प्पा सभ्यता में कौन से लोग अमीर थे और कौन से लोग गरीब थे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहली जो विधि अपनाते हैं वो शवाधानों का अध्ययन। शवाधान समझते हैं ना, कब्रों की खुदाई के माध्यम से उन्होंने पता लगा लिया, कब्रों की खुदाई करके उन्होंने पता लगा लिया कि कौन से लोग अमीर रहे होंगे और कौन से लोग गरीब रहे होंगे। अब देखिए इससे कैसे पता लगेगा, शवाधानों से या कब्रों से हमें कैसे पता लग जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि भाई जिस कब्र से, है ना, जिस कब्र से ज्यादा कीमती वस्तुएं मिलेंगी और जाहिर सी बात है कि अमीर रहा होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसी मान्यताएं थी कि वो क्या करते थे, जो मृतक व्यक्ति है वो जो भी वस्तु इस्तेमाल करता था उसको उसी के साथ दफना दिया करते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो मान लो कि जिस कब्र से ज्यादा कीमती वस्तुएं मिली होगी वो व्यक्ति ज्यादा अमीर रहा होगा, जिस कब्र से निम्न किस्म की वस्तुएं मिली होगी या सस्ती किस्म की वस्तुएं मिली होगी वो गरीब रहा होगा। एक अनुमान तो हम ये लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक मिस्र के पिरामिड की भी आप बात कर सकते हैं। जैसे कि मिस्र के पिरामिड में भी आपको पता है कि ये राजकीय समाधान हुआ करते थे, मतलब राजा महाराजा या फिर कोई राजकीय परिवार का कोई व्यक्ति होता था जो मर जाता था तो उसको जमीन के नीचे दफना के उसके ऊपर पिरामिड बना दी जाती थी और उसके साथ जो भी इस्तेमाल की गई जो वस्तुएं थी वो भी उनके साथ ही दफना दी जाती थी। तो इससे भी ये पता लगता है कि हो सकता है हड़प्पा वासी भी कुछ ऐसा ही करते होंगे, है ना। तो ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं समाधानों के अध्ययन में। अब हम दूसरी जो विधि की बात करते हैं वो है विलासिता की वस्तु की खोज। अब इस विधि में क्या करते हैं इतिहासकार, वस्तुओं को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया आपका उपयोगी वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं हम उन वस्तुओं को कहेंगे जो कि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल में आता है। जैसे कि चकिया की आप बात कर सकते हैं, चकिया जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा आप मृद भांड की बात कर सकते हैं जो कि उपयोगी वस्तु है, मतलब मिट्टी के बर्तन है। सुइयों की आप सुइया जो है उसका इस्तेमाल भी हड़प्पावासी रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सस्ती होती थी, है ना, ज्यादा कीमती नहीं होती थी। अब मान लो कि जिन स्थानों से ये उपयोगी वस्तुएं मिली होगी या सस्ती किस्म की वस्तुएं मिली होगी वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही होगी, वो गरीब रहे होंगे, है ना। इसके अलावा दूसरा जो वस्तु है वो है विलासिता की वस्तु है। विलासिता की वस्तु यानी कि जो बहुत ही कठिन प्रक्रिया से बनाई जाती हो, जिसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता हो, ज्यादा धन दौलत लगता हो, है ना। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता में फ्योंस के पात्र हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, लेकिन ये फ्योंस के पात्र काफी ज्यादा कठिन प्रक्रिया से बनाया जाता था और इसको बनाने में समय भी ज्यादा लगता था। ठीक है, तो जिन स्थानों से फ्योंस के पात्र जैसी विलासिता किस्म की वस्तुएं मिली होगी वहां के लोगों की स्थिति ज्यादा अच्छी रही होगी, वो अमीर रहे होंगे। ठीक है, और जहां से उपयोगी वस्तुएं मिली होगी या सस्ती किस्म की वस्तुएं मिली होगी वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रही होगी, वो गरीब रहे होंगे। तो ये दो ऐसे विधि है जिसका प्रयोग करके इतिहासकार क्या करते हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति का पता लगा लेते हैं, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी प्राप्त करना, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या हड़प्पावासी भी कुछ शिल्प उत्पादन कार्य करते थे। अब शिल्प उत्पादन मतलब क्या होता है, शिल्प उत्पादन का मतलब होता है हाथों से वस्तुओं का निर्माण करना। देखिए हड़प्पावासी ना कुशल शिल्प उत्पादक थे, कुशल मतलब कि बहुत ही अच्छे शिल्प उत्पादक थे, हाथों से बहुत अच्छी वस्तुओं का निर्माण कर लिया करते थे। अब इनके जो शिल्प उत्पादन का जो कार्य है उसमें कौन कौन से काम शामिल होते थे, मतलब क्या क्या काम वो करते थे। तो देखिए हड़प्पावासी मनके बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, मोहरों का निर्माण किया करते थे, बाट बनाने का काम किया करते थे। तो ये सारे काम हड़प्पावासियों के शिल्प उत्पादन में आ जाता था, जो कि हाथों से होता था। अब इन सभी शिल्प उत्पादन के कार्यों में जो सबसे मेन काम था ना वो था मनकों का निर्माण करना। अब मनके जो थे हड़प्पावासियों का सबसे मेन काम था। अब मनके जो बनाते थे वो अलग अलग आकार के मनके हड़प्पावासी बनाया करते थे। उनके मनके चकोराकार भी होता था, बेलनाकार भी होता था, कुछ गोलाकार भी मनके मिले हैं, कुछ ढोलाकार भी मनके मिले। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि यार मनके ऐसे आकार के कैसे हो सकते थे, बट आपके बुक में भी बहुत सारे चित्र ऐसे दे रखे हैं, तो आप इसको देख ले एक बार। ठीक है, अब मनके बनाने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ है उसमें सबसे ज्यादा सेलखड़ी का इस्तेमाल होता था। अब सेलखड़ी नामक जो पत्थर है, आपको पता है कि हड़प्पाई मोहड़े जो थी ना
वो भी सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, और मनके भी बनाने के लिए सेलखड़ी नामक पत्थर का इस्तेमाल होता था। सेलखड़ी नामक पत्थर बहुत ही मुलायम पत्थर होता था, जिसपे आसानी से काम किया जा सकता था, जिसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता था। इसके अलावा आप कार्नेलियन की बात कर सकते हैं, जो कि पीले रंग के जो कच्चा माल होता था ना, उसको मनके के साथ मतलब आग में पकाकर उसको प्राप्त किया जाता था। और कार्नेलियन एक तरीके से लाल रंग का पदार्थ कह सकते हैं इसको, कुछ ऐसा ही आपके बुक में भी लिखा हुआ है। कार्नेलियन जो था वो लाल रंग का एक पदार्थ था, जिसको पीले रंग के कच्चे माल को मनकों के साथ आग की प्रक्रिया में मतलब पकाकर इसको प्राप्त किया जाता था। ठीक है, तो ये आप कार्नेलियन के बारे में आप बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन भी रहता है कि भाई कार्नेलियन हमें समझ में नहीं आता, तो आप बता सकते हैं लाल रंग का एक पदार्थ। ठीक है, कुछ ऐसा ही आप बता सकते हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है कि इतिहासकार उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्प उत्पादक थे, और बहुत सारी ऐसे जगह पे फैक्ट्रियां भी स्थापित कर रखी थी जहां पे वस्तुओं का निर्माण होता था। तो इतिहासकार इस बात का पता कैसे लगाए कि किन स्थानों पे उत्पादन केंद्र रहा होगा। तो उत्पादन केंद्रों का पता लगाने के लिए इतिहासकार क्या करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को ढूंढते हैं, जैसे कि शंख हो गया, तांबा के अयस्क हो गए, है ना, कच्चा माल हो गया, औजार हो गया, या कोई अपूर्ण वस्तु है, या त्याग दिया गया जो माल है जिसको त्याग दिया गया है, या फिर कूड़ा करकट। ठीक है, कूड़ा करकट जो है ना, कुछ कूड़ा करकट ऐसे हैं जो कि शिल्प उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि किसी स्थान पे उत्पादन केंद्र है, कोई फैक्ट्री है, और वहां पे वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। अब वस्तुओं को बनाते समय जाहिर सी बात है कि उसमें से कुछ कूड़ा करकट निकलेगा, और उस कूड़े करकट को उत्पादन केंद्र के आसपास ही मान लो कहीं क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया, जो कि जमीन के नीचे क्या हो चुका है, दफन हो चुका है, दब चुका है। हजारों साल बाद वहां पे खुदाई होगा तो कूड़ा करकट जरूर मिलेंगे, और उस कूड़ा करकट की मदद से क्या कर लेंगे इतिहासकार, उत्पादन केंद्रों का पता लगा लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है उत्पादन केंद्रों का पता लगाने का। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक समझाए गए हैं समझ में आ गया होगा। बाकी यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, है ना।